हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे पूरे मई महीने की कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर हम लोग पूरे मई महीने में करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। मई महीने में कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इस महीने में कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, जैसे कि आईपीएल 2022, संतोष ट्रॉफी इत्यादि। ऐसे ही आपको पता होगा, इस महीने के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा की है, तो उनसे रिलेटेड भी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं हम उनको कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर पूरे मई महीने से मैंने 120 से भी ज़्यादा सबसे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको सेलेक्ट किया है, और डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है, और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो मई महीने की करंट अफेयर्स को लेकर आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो बस आपको इस वीडियो को देखते चलना है। हम लोग शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो अभी क्या हुआ है, भारत के जो अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे यानी कि सुशील चंद्रा, वो रिटायर हो चुके हैं, और अब उनकी जगह पर नए पर्सन को अपॉइंट कर दिया गया है जिनका नाम है राजीव कुमार। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं राजीव कुमार। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। वैसे पूरा जो मई महीना है ये अपॉइंटमेंट्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने के अंदर कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। तो बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखते चलना है, जहां पर भी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में निर्मित भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन 13 मई को किसने किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल शुरू की है जिसको बोलते हैं अमृत सरोवर, और इस पहल के तहत भारत के हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। हर एक जिले के अंदर कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। तो इसी पहल के अंतर्गत देश का जो पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक पटवाई ग्राम पंचायत है, तो यहीं पर देश का पहला अमृत सरोवर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन किया भारत के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, ये भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, तो इन्होंने हाल ही में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव, जिसका नाम रखा गया था भारत ड्रोन महोत्सव 2022, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों, हाल ही में देश का सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव आयोजित किया गया जिसका नाम था भारत ड्रोन महोत्सव 2022, और ये हुआ नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया था। तो यही दो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में, उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल का एक भारत के अंदर टूर्नामेंट होता है। अब इस बार संतोष ट्रॉफी जो है इसका आयोजन भी केरल में हुआ था, और इसको जीता भी है केरल ने ही। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केरल ने फाइनल में पश्चिम बंगाल को हरा करके अपना 7वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। यहाँ पर आप देखिए, संतोष ट्रॉफी 2021-22 की अगर हम बात करें तो ये इसका 75वां संस्करण था, जो कि केरल के मलप्पुरम में आयोजित किया गया। केरल ने इसको जीता है और फाइनल में हराया वेस्ट बंगाल को। 12 मई 2022 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो श्रीलंका, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री बदल गए हैं। अभी तक यहाँ के प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्षे, लेकिन महिंदा राजपक्षे के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है आज के समय श्रीलंका जो है ये आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। तो महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद श्रीलंका के अंदर जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का नाम है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। तो इसी तरीके से जहाँ पर भी जो जरूरी होगा वो मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात आसानी का नामकरण किस देश ने किया है।
तो मई महीने के अंदर बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया जिसका नाम था आशानी, और इस चक्रवात को नाम दिया था श्रीलंका कंट्री ने। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी नाम का जो साइक्लोन है ये बंगाल की खाड़ी में आया था, तो इसने भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल इन सब राज्यों को प्रभावित किया, साथ ही इसने श्रीलंका को भी प्रभावित किया। निम्न में से कौन से उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये इस बार दिया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड नाम के उपन्यास को। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहला हिंदी नॉवेल बना है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रदान किया गया। अगर आपसे पूछे किसने लिखा है, तो इसको लिखा है भारत की मशहूर लेखिका गीतांजलि श्री ने। वैसे तो इन्होंने इसको शुरुआत में हिंदी भाषा में लिखा था जिसका नाम था रेत समाधि। तो रेत समाधि के नाम से इन्होंने मूल रूप से इस नॉवेल को लिखा था, और फिर बाद में इसको डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करके लॉन्च किया टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, और इसी बुक को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? टॉम्ब ऑफ सैंड नाम के नॉवेल को, जिसको लिखा है गीतांजलि श्री ने और ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने। अनिल बैजल के स्थान पर दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसको अपॉइंट कर दिया गया है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह महीना अपॉइंटमेंट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। तो दिल्ली के अभी तक जो उपराज्यपाल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका नाम था अनिल बैजल। ये 2016 से ही थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब इनके बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल बना दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विनय कुमार सक्सेना को। विनय कुमार सक्सेना जो है ये अभी तक KVIC यानी कि जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है उसके अध्यक्ष थे, लेकिन अब इनको दिल्ली का नया उपराज्यपाल बना दिया गया है। अप्रैल 2022 में सकल GST राजस्व संग्रह कितना रहा, जो कि अब तक का सर्वाधिक है? तो GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि वस्तु और सेवा कर। इसको भारत में लागू किया गया था सन 2017 में। तो जब से ये लागू हुआ है तब से लेकर के अब तक जिस महीने में सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन हुआ है ये है अप्रैल 2022, क्योंकि अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ है, जो कि अब तक किसी भी महीने में सर्वाधिक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप कुछ आंकड़े देख सकते हैं पिछले वित्त वर्ष के और इस वित्त वर्ष के। जो वित्त वर्ष 2022-23 चल रहा है इसमें अप्रैल महीने के अंदर जो GST कलेक्शन हुआ है ये है 1,67,540 करोड़ रुपए, और ये पिछले साल के अप्रैल महीने की तुलना में लगभग 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो बेसिकली ये इंडेक्स बताता है कि कौन सा देश पर्यटकों को आकर्षित करने में सबसे आगे है। तो यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 के मुताबिक भारत का स्थान है 54। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे पूछें कि इसमें टॉप पर कौन है, तो इसमें टॉप पर है जापान। 22 से लेकर के 28 मई तक 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कौन से शहर के अंदर आयोजित की गई? तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि WHO, उसके द्वारा हर साल विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के जो कंट्रीज के प्रतिनिधि हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो इस बार जो 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हुई है इसका आयोजन किया गया WHO के हेडक्वार्टर यानी कि जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और याद रखिएगा इस बार के 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम रखी गई थी हेल्थ फॉर पीस एंड पीस फॉर हेल्थ, यानी कि शांति के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए शांति। और अगर आपसे ये पूछें कि इसमें भारत को किसने रिप्रेजेंट किया, तो इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया था जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं यानी कि मनसुख मांडविया ने। हाल ही में किस कंपनी ने $10.5 बिलियन में ACC और अंबुजा सीमेंट्स के अंदर होलसिम की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो ACC और अंबुजा सीमेंट्स, इनके दोनों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये भारत के अंदर सीमेंट उत्पादक कंपनियां हैं। तो अभी तक क्या था कि इनकी जो पेरेंट कंपनी थी वो एक स्विट्जरलैंड की कंपनी थी जिसका नाम था होलसिम, क्योंकि होलसिम कंपनी के ही पास इन दोनों की 51% से ज़्यादा शेयर थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि होलसिम ने अपनी इसमें जो हिस्सेदारी थी उसको भारत की एक कंपनी को बेच दिया है जो कि है अडानी ग्रुप। तो इस तरीके से ACC और अंबुजा सीमेंट्स की जो पेरेंट कंपनी बन गई है ये है भारत की अडानी ग्रुप, और ये डील हुई $10.5 बिलियन में।
14 मई को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इनमें से किस शहर के अंदर राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला जो है, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि भारत के अंदर बच्चों और महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए इस लैब की स्थापना की गई है। तो ये लैब कहाँ पर बनी है? इसको बनाया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। शो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी तक आपने देखा, इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसा ही आपको इस वीडियो को ध्यान से देखते चलना है, फिर आप मई महीने के करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। खबरों में रही ज्ञानवापी मस्जिद भारत के किस शहर के अंदर स्थित है? तो ज्ञानवापी मस्जिद ये मई 2022 के महीने में काफ़ी चर्चा में रही, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में विवाद है और इसके लिए जो वीडियोग्राफी सर्वेक्षण किया गया था उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। तो इसी कारण ये हाल ही में चर्चा में रही। ये है वाराणसी के अंदर। शो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसी के पास में ये मस्जिद स्थित है, जो कि हाल ही में चर्चा में रही। आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का हाल ही में आयोजन किया गया। याद रखिए, ये इसका 15वां संस्करण था और इसका आयोजन महाराष्ट्र के अंदर किया गया। तो आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसको जीत लिया है गुजरात टाइटंस ने। आपको पता होगा इस बार के आईपीएल में 2 नई आईपीएल टीमें बनाई गई थी और इस तरीके से कुल मिलाकर के 10 आईपीएल टीमों ने हिस्सा लिया था। तो इनमें से गुजरात टाइटंस ने इसको जीत लिया है और इसने अपना पहला खिताब जीता है। गुजरात टाइटंस ने किसको हराया? तो इसने हराया राजस्थान रॉयल्स को और अपना पहला खिताब जीत लिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच किस यूरोपीय देश ने नाटो में शामिल होने का फैसला किया है? तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसी बीच दो यूरोपीय देशों ने नाटो में शामिल होने का फैसला किया है और इसके लिए इन कंट्रीज ने आवेदन भी किया है। एक तो है स्वीडन और दूसरा है फिनलैंड। शो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त तो दोनों। याद रखिए, स्वीडन के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं और फिनलैंड के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं दोनों ही आज के समय महिला हैं। जैसे कि स्वीडन की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मैग्डेलेना एंडरसन और फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शाना मारिन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के अंदर भारत को कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूचकांक होता है और इसी कारण से आपके परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमको ये बताता है कि किस देश के अंदर वहाँ के प्रेस को, मीडिया को कितनी आज़ादी है। तो इसमें कुल मिलाकर के 180 देशों को रैंक किया गया है और इन 180 देशों में भारत का स्थान है 150। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिस कंट्री के अंदर वहाँ के प्रेस को, मीडिया को सबसे ज़्यादा फ्रीडम है वो कंट्री है नॉर्वे। और जिस कंट्री के अंदर यानी कि नंबर 1 रैंक पर है नॉर्वे और सबसे आखिर में है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया की जो रैंक है वो है 180। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसको जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था, जो कि पेरिस के अंदर स्थित है। इसमें टॉप कंट्री रहा नॉर्वे, यानी कि यहाँ पर प्रेस को सबसे ज़्यादा आज़ादी है। वहीं भारत की रैंक है 150, जो कि पिछले बार थी 142। तो भारत 8 पायदान नीचे चला गया है। बॉटम कंट्री यहाँ पर है दक्षिण कोरिया, जिसकी रैंक है 180। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर भारत और बांग्लादेश के द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई फीचर फिल्म का क्या नाम है? तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान कौन है? ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। साथ ही बांग्लादेश की आज़ादी में इनका काफ़ी योगदान था, जिसके चलते इनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो इनके जीवन के ऊपर भारत और बांग्लादेश ने मिल करके एक संयुक्त रूप से फिल्म बनाई है, जिसका टाइटल है मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन। तो ये जो फिल्म है यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसका हाल ही में ट्रेलर लॉन्च किया गया था भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। तो इस फिल्म का टाइटल क्या है? मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन। और एक चीज़ और आपसे पूछ सकते हैं कि इसके निर्देशक कौन है? इस फिल्म के निर्देशक हैं भारत के श्याम बेनेगल। ये भारत के मशहूर डायरेक्टर हैं, तो इन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, श्याम बेनेगल। किस संस्थान ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन हाल ही में स्थापित किया गया है माउंट एवरेस्ट पर। आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर।
तो बिल्कुल टॉप से लगभग कुछ ही मीटर नीचे 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। जाहिर है कि इससे मौसम की निगरानी की जाएगी। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इसको कौन से संस्थान ने स्थापित किया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। नेट जियो नाम की जो संस्था है, इसे ने इसको स्थापित किया है। 11 मई 2022 को एप्पल को पीछे छोड़ते हुए मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी बन गई है। तो बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सऊदी अरामको। दोस्तों, सऊदी अरामको जो कंपनी है, ये सऊदी अरब की एक तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है। तो इसने हाल ही में एप्पल कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। 12 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के द्वारा आयोजित किए गए दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो क्या है कि हाल ही में 12 मई के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट के दूसरे संस्करण में हिस्सा लिया। तो आपसे यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि ये जो समिट है, इसका आयोजन कौन सी कंट्री ने किया था। तो याद रखिए, ये जो कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन किया था अमेरिका ने। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने इसकी मेजबानी की थी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें हिस्सा लिया। 1 मई 2022 को किस विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 100 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको यहाँ पर पहचानना है कि इनमें से वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके 100 साल कंप्लीट हो गए हैं 1 मई 2022 को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई थी 1 मई सन 1922 को। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 100 साल इसको कंप्लीट हो गए हैं। और इसी अवसर पर हाल ही में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था दिल्ली में, जहां पर भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया। और इसी कार्यक्रम के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए 100 रुपए का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी की गई। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय कपास परिषद यानी कि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया है। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि ये जो कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कॉटन मैन के नाम से मशहूर सुरेश भाई कोटक। तो सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद का गठन किया गया है। 13 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की किस नीति का शुभारंभ किया। तो 13 मई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया। तो मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जो मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति है, उसी का शुभारंभ किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स के लिए एक पोर्टल का भी अनावरण किया। 1 मई 2022 को थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है। तो इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ कौन बन गए हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, दोनों ही आपको बता देता हूँ। थल सेना के प्रमुख की अगर बात की जाए तो थल सेना के आज के समय प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। लेकिन थल सेना के उप प्रमुख की अगर बात आए तो इनका नाम है बग्गावली सोमशेखर राजू। तो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू जो हैं, ये थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि मई 2022 के महीने में कौन सी सबसे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हैं। सबसे पहले आप इनको खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। तो देखिए, नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर सुमन बेरी। इनसे पहले थे राजीव कुमार, लेकिन अब नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर सुमन बेरी। भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। अभी तक भारत के जो विदेश सचिव थे उनका नाम था हर्षवर्धन श्रृंगला, लेकिन अब उनकी जगह ले ली है विनय मोहन क्वात्रा ने। भारतीय उद्योग परिषद यानी कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं संजीव बजाज। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये बन गए हैं राजीव कुमार। दिल्ली के उपराज्यपाल अभी तक थे अनिल बैजल, लेकिन अब उनकी जगह पर बन गए हैं विनय कुमार सक्सेना। फिर इसके बाद त्रिपुरा, जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर हाल ही में मुख्यमंत्री बदल गए हैं। अभी तक यहाँ के मुख्यमंत्री थे बिप्लब कुमार देव, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके बाद त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं डॉक्टर माणिक शाह। तो दोस्तों, ये इस महीने के सबसे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स थे। वैसे और भी जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इस महीने में, वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा।
तो बस आपको वीडियो को ध्यान से देखते चलना है। अब अगला सवाल देखते हैं। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव का पदभार संभाल लिया है? तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा से पहले भारत के विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंगला, लेकिन अब बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। 14-15 मई को पहला अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है? तो देश के अंदर पहली बार इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और ये आयोजित हुआ मुंबई के अंदर। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, इसको भारत का जो बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय है उसने फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन किया था और ये पहली बार इसका आयोजन हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किस एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, हाल ही में महिलाओं की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, यानी कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप हुई तुर्की में। तुर्की का जो इस्तांबुल शहर है वहीं पर इस बार की महिलाओं की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई। इसके अंदर भारत ने सिर्फ 3 मेडल जीते हैं, यानी कि भारत की 3 महिला मुक्केबाजों ने भारत को मेडल दिलाए हैं। इनमें से भी सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल है और ये दिलाया है तेलंगाना के निजामाबाद की निखत जरीन ने। तो निखत जरीन जो है ये तेलंगाना के निजामाबाद की एक मशहूर भारतीय महिला मुक्केबाज हैं और इन्होंने इस बार की प्रतियोगिता में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया है। अन्य जो 2 बॉक्सर्स हैं उनमें से एक है परवीन हुड्डा और दूसरी है मनीषा मौन। अब महिलाओं की इस बार की जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है इसके बारे में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। जैसे कि इसका आयोजन किया गया है इस्तांबुल तुर्की में। इसमें मेडल टैली में जो टॉप पर रहा ये था तुर्की ही, और भारत को यहाँ पर चौथे स्थान पर रखा गया क्योंकि भारत की मुक्केबाजों ने 3 मेडल जीते हैं, जिनमें से एक है गोल्ड, सिल्वर एक भी नहीं है और ब्रॉन्ज है 2। यानी कि भारत की एक महिला मुक्केबाज ने गोल्ड मेडल दिलाया है जिनका नाम है निखत जरीन। फिर 2 महिला मुक्केबाजों ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, इनमें से एक का नाम है मनीषा मौन और दूसरी है परवीन हुड्डा। इनसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर अगला सवाल यहाँ पर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से है। आपको बताना है कि 15 मई 2022 को हसन शेख महमूद इनमें से किस अफ्रीकी देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो हसन शेख महमूद, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक अफ्रीकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये अफ्रीकी देश है सोमालिया। सोमालिया आपको पता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक देश है और ये दुनिया के सबसे करप्ट कंट्रीज में से एक है। तो यहाँ पर जो नए राष्ट्रपति बने हैं इनका नाम है हसन शेख महमूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 से लेकर के 4 मई तक किस यूरोपीय देश का दौरा किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इस साल की पहली विदेश यात्रा थी जो कि इन्होंने 3 यूरोपीय देशों में की। सबसे पहले ये गए जर्मनी के अंदर, फिर उसके बाद डेनमार्क में और उसके बाद फ्रांस में। तो इन 3 यूरोपीय देशों की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यात्रा की। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी यात्रा से रिलेटेड अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर आयोजित किए गए दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो भारत और नॉर्डिक कंट्रीज के बीच में जो सम्मेलन होता है इसका दूसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डेनमार्क की यात्रा पर गए थे इस यात्रा के सेकंड चरण में, तो उसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नॉर्डिक कंट्रीज कौन से हैं? तो उत्तरी यूरोप में स्थित इन 5 कंट्रीज को नॉर्डिक कंट्रीज बोला जाता है। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो इन कंट्रीज और भारत के बीच में एक सम्मेलन होता है जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। विश्व बैंक ने किस राज्य की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए $350 मिलियन की सहायता को मंजूरी दी है? तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो श्रेष्ठ जी परियोजना है ये गुजरात के अंदर चलाई जा रही है। यहाँ पर जी का मतलब है गुजरात। तो गुजरात के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए श्रेष्ठ जी परियोजना चलाई जा रही है। और वैसे तो इस परियोजना के ऊपर गुजरात सरकार के द्वारा टोटल $500 मिलियन खर्च किए जाएंगे, लेकिन इनमें से $350 मिलियन जो है ये वर्ल्ड बैंक से लोन के रूप में लिए जाएंगे। तो इसी की मंजूरी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने दे दी है। सो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। श्रेष्ठ जी का वैसे जो फुल फॉर्म है यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इस पे जी का मतलब है गुजरात। पीएम नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। इसकी लंबाई होगी
तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है। ये एक्सप्रेस वे बेंगलुरु से लेकर के चेन्नई के बीच में बनाया जाएगा और इसकी टोटल लंबाई होगी 262 किलोमीटर। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप देख सकते हैं इसको बनाने में लागत आएगी लगभग 14,870 करोड़ रुपए। इसके बन जाने से बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में जो यात्रा का समय है वो काफ़ी घट जाएगा। 1 मई 2022 को किसने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है? तो नीति आयोग में जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ 3 ही पद याद रखने हैं। सबसे पहले चेयरमैन, तो नीति आयोग में जो चेयरमैन होता है यानी कि अध्यक्ष, वो होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि आज के समय है नरेंद्र मोदी। फिर वाइस चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष, तो नीति आयोग के अभी तक उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, लेकिन अब उनकी जगह ले ली है डॉक्टर सुमन बेरी ने। फिर एक होता है सीईओ का पद यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। तो यही 3 पद आपको नीति आयोग के बारे में याद रखने हैं। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुमन बेरी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के फिल्म बाजार वर्ग में ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर कौन सा देश था? कांस फिल्म फेस्टिवल जो होता है ये फ्रांस के अंदर आयोजित किया जाता है, क्योंकि कांस नाम का जो शहर है ये फ्रांस के अंदर ही है। तो यहीं पर हर साल एक फिल्म फेस्टिवल लगता है, जिसका इस बार 75वां संस्करण आयोजित किया गया। इस बार के 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर फिल्म बाजार वर्ग में भारत को ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया था। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO की सदस्यता छोड़ दी है? तो यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है विश्व पर्यटन संगठन, इसका मुख्यालय है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, और नाम के मुताबिक ये जो संस्था है ये दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। तो क्या है कि रूस भी इसका एक मेंबर था, लेकिन इस संस्था ने डिसाइड किया था कि रूस की सदस्यता निलंबित कर दी जाएगी, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है और उसके लिए इस संस्था में वोटिंग की जानी थी। लेकिन ये सब होने से पहले ही रूस ने खुद ब खुद अपने आप को इस संस्था से बाहर कर लिया, यानी कि रूस जो है उसने इसकी सदस्यता छोड़ दी है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इसी तरीके से जो यूनाइटेड नेशन की मानवाधिकार संस्था है UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उससे भी रूस को निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के सांगली नगर निगम ने शहर को किस रंग से रंगने का निर्णय लिया है? तो जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र का जो सांगली रीजन है ये हल्दी यानी कि टर्मरिक के लिए फेमस है, और इस यहाँ की जो हल्दी है उसको GI टैग भी मिला हुआ है। तो महाराष्ट्र के सांगली रीजन को पहचान दिलाने के लिए इस शहर के अंदर जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं उनकी बिल्डिंग्स को येलो कलर में पेंट कर दिया जाएगा। तो ये डिसीजन लिया है महाराष्ट्र के सांगली नगर निगम ने। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि येलो कलर। सर्वोच्च न्यायालय ने इनमें से किस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है? तो नवजोत सिंह सिद्धू जो कि आप जानते हैं पंजाब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, इनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की जेल की सजा सुनाई है। तो जिस मामले के तहत इनको सजा सुनाई गई है ये है 1988 का रोड रेज मामला, जिसमें गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। तो नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है और इनको पटियाला जेल में भेज भी दिया गया है। 12वीं सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीत ली है? तो महिलाओं की जो सीनियर लेवल की राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप होती है हाल ही में उसका आयोजन किया गया। इस बार का जो टूर्नामेंट हुआ है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया। अब अगर आपसे पूछें कि इसको जीता किसने है, तो इसको जीता है ओडिशा की टीम ने। और याद रखिएगा ओडिशा की टीम ने पहली बार ये खिताब जीता है, इसने फाइनल में हराया कर्नाटक को। भारत ने 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में 24th समर डेफ ओलंपिक्स का आयोजन किया गया। जाहिर है कि इसमें जो डेफ एथलीट्स होते हैं यानी कि जो एथलीट्स सुनने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे एथलीट्स इसमें हिस्सा लेते हैं। इस बार भारत ने अपना सबसे बड़ा दल भेजा था। टोटल 65 खिलाड़ी भारत के गए थे और इन सभी खिलाड़ियों ने मिलकर के टोटल 17 मेडल भारत को दिलाए हैं। इनमें से 8 है गोल्ड मेडल, 1 है सिल्वर मेडल और बचे हुए 8 हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत को टोटल कितने मेडल मिले हैं? तो याद रखिए भारत को टोटल 17 मेडल मिले हैं और ये भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। 24वें डेफ ओलंपिक्स के बारे में आपको 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं।
सबसे पहली बात ये कि इसका आयोजन किया गया था ब्राज़ील में। ब्राज़ील के अंदर कैक्सियस डो सोल नाम का शहर है और यहीं पर इस बार का 24वां डेफ ओलंपिक्स का आयोजन किया गया। इसमें यूक्रेन रहा पदक तालिका में नंबर 1 पर, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, और 9वें स्थान पर रहा अपना भारत। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि जो CII है, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं संजीव बजाज। तो बजाज फिनवर्स के अध्यक्ष संजीव बजाज को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। अब ये क्वेश्चन भी स्पोर्ट के बारे में है, आपको बताना है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीत ली है। तो स्नूकर के अंदर अगर हम वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो इस बार इसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड के अंदर। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में। और इसको इंग्लैंड के ही एक स्नूकर प्लेयर ने जीत लिया है, जिनका नाम है रोनी ओशोलिवन। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, रोनी ओशोलिवन। इन्होंने इस बार की वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं, हर साल भारत में एक स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, और ये स्वच्छता सर्वेक्षण कौन कराता है? भारत का आवास और शहरी कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अब जो 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण होगा, उसको भी हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है, और ये इसका 8वां संस्करण होगा। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के जो आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। मई 2022 में किस राज्य के अंदर 5 वर्ष से कम आयु के कई बच्चे टोमेटो फ्लू फैलने के कारण प्रभावित हुए? तो मई महीने के अंदर टोमेटो फ्लू के कई सारे मामले देखे गए थे केरल राज्य के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल। टोमेटो फ्लू के अंदर शरीर पर इस तरीके से दाने निकल आते हैं, तो ये जनरली बच्चों को ही होता है। तो हाल ही में कई सारे इसके मामले दर्ज किए गए थे केरल राज्य में। हाल ही में रेलटेल ने PM वाणी योजना के तहत देश के कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवाएं शुरू की हैं? तो रेलटेल, जो कि रेलवे के लिए टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली संस्था है, इसने हाल ही में भारत सरकार के PM वाणी योजना के तहत देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवाएं शुरू की है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 100 रेलवे स्टेशन। शुरुआत में तो ये 100 रेलवे स्टेशनों पर ही शुरू किया गया है, लेकिन धीरे धीरे इसको अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी शुरू किया जाएगा। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, PM वाणी जो सरकार की योजना है, उसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसके तहत रेलटेल ने 100 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधाएं शुरू की हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 मिला है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है अमेरिका के मशहूर भौतिक विज्ञानी फ्रैंक विल्जेक को। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, फ्रैंक विल्जेक जो हैं, इन्होंने प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों को समझाने में काफ़ी योगदान दिया है, और इसी के लिए इनको सन 2004 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो सन 2004 में इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला, और इस साल इनको टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। टाटा सन्स के द्वारा एयर इंडिया के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो एयर इंडिया, जो कि पहले एक सरकारी एयरलाइंस कंपनी थी, लेकिन इसी साल इसको टाटा सन्स को 18,000 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। तो अब ये एक प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी है, और इसके MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है कैंपबेल विल्सन को, जो कि पहले सिंगापुर एयरलाइंस के लिए काम कर चुके हैं। तो अब इनको एयर इंडिया का MD और CEO बना दिया गया है। इसके अलावा भी हाल ही में कई सारे कंपनियों के अंदर नए MD और CEO बने हैं, तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंडिगो एयरलाइंस के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे पीटर एल्बर्स। याद रखिए, अभी के समय जो इंडिगो एयरलाइंस है, उसके CEO हैं रोनजय दत्ता, लेकिन ये इसी साल सितंबर में रिटायर होंगे। तो उसके बाद कौन होंगे, ये अभी ही चुन लिया गया है। इनका नाम है पीटर एल्बर्स। एयर इंडिया के MD और CEO अभी मैंने आपको बताया कैंपबेल विल्सन। पेटीएम कंपनी, जो कि एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, इसके MD और CEO के रूप में एक बार फिर से चुन लिया गया है विजय शेखर शर्मा को। भारती एयरटेल, इसके MD और CEO बन गए हैं गोपाल विट्ठल। ये पहले भी यही थे, एक बार फिर से इन्हीं को बना दिया गया है। इन्फोसिस, जो कि एक प्रमुख IT कंपनी है, इसके MD और CEO बन गए हैं शालिल पारेख। ये इनको फिर से बनाया गया है क्योंकि पहले से भी यही थे। लॉर्सन एंड टुब्रो के MD और CEO बन गए हैं SN सुब्रमण्यम। तो ये कुछ कंपनियों के जो MD और CEO बने हैं, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है
इनको मैंने अलग से बताया है ताकि आपको आसानी से याद रहे। 23 से लेकर के 25 मई तक पीएम नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई महीने के अंदर टोटल 5 देशों की यात्रा पर गए थे। इनमें से 3 के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो 3 यूरोपीय देश हैं, जर्मनी, फिर उसके बाद डेनमार्क और फ्रांस, इन 3 देशों की यात्रा पर गए थे। फिर उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 मई को नेपाल का दौरा किया, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा। नेपाल में वो लुम्बिनी गए थे। फिर उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान गए। जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड समिट का आयोजन किया गया था, तो उसमें हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान का दौरा किया। तो इस तरीके से 5 देशों की यात्रा पर गए थे। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है 23 से लेकर के 25 मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की, तो ये है जापान, क्योंकि इसी दौरान 24 मई को जापान में क्वाड लीडर्स की समिट का आयोजन किया गया था और उसी में हिस्सा लेने के लिए वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही आपसे पूछा जा रहा है कि 24 मई को क्वाड लीडर्स की दूसरी इन पर्सन समिट किस शहर के अंदर आयोजित की गई? तो क्वाड क्या है? क्वाड के अंदर टोटल 4 देश आते हैं। अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इन्हीं चारों देशों को मिलाकर क्वाड ग्रुप कहा जाता है। इनके जो लीडर्स हैं उनका हाल ही में दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें चारों ही क्वाड कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया, जैसे कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के जो नए नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज, और ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चारों लीडर्स के बीच में क्वाड समिट का आयोजन किया गया। 24 मई को क्वाड नेताओं ने क्वाड फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थियों को दी जाएगी? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया क्वाड लीडर्स की समिट हुई है, तो इसी दौरान क्वाड नेताओं ने क्वाड फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके तहत जो अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पढ़ने के लिए क्वाड कंट्रीज़ के जो छात्र हैं उनको फेलोशिप प्रदान की जाएगी। तो इसमें यह डिसाइड किया गया है कि हर साल जो क्वाड के चारों कंट्रीज़ हैं उनमें हर एक कंट्री के 25-25 छात्रों को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के हर साल 25x4 यानी कि 100 विद्यार्थियों को इस फेलोशिप कार्यक्रम के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 स्टूडेंट्स को, जिसमें से भारत के भी 25 छात्रों को यह लाभ मिलेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मई को भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते यानी कि इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर गए हुए थे, तो उसी दौरान अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके साथ में एक समझौता किया गया। ये समझौते का नाम है निवेश प्रोत्साहन समझौता। तो अगर आपसे पूछे कि ये समझौता किन कंट्रीज के बीच में हुआ है, भारत और अमेरिका। दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी और उनके 3 सहयोगियों को किस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये मेनली पत्रकारिता में दिया जाता है। सन 2022 के लिए इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2022 के अंदर पब्लिक सर्विस श्रेणी में दिया गया है वॉशिंगटन पोस्ट को। ये अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है। वहीं फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में भारतीयों को ये सम्मान मिला है, जिनका नाम है अदनान अबीदी, शना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दिवंगत पत्रकार दानिश सिद्दीकी। जो दानिश सिद्दीकी हैं, अफगानिस्तान में इनकी पिछले साल डेथ हो गई थी, तो इनको और इनके 3 सहयोगियों को फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं यूक्रेन के पत्रकारों को इस बार के पुरस्कार समारोह में स्पेशल अवार्ड दिया गया है। तो अब हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि भारत के जो दिवंगत पत्रकार हैं दानिश सिद्दीकी, इनको कौन सी श्रेणी में दिया गया है? तो याद रखिए इनको फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में दिया गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 के बारे में यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इनमें से किस वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव बना दिया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं ये हाल ही में बने हैं विवेक कुमार। ये एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं। तो इन्हीं को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव बना दिया गया है। दिल्ली के 3 नगर निगमों का औपचारिक रूप से विलय कब हुआ? तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली के अंदर अभी तक
3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थे, यानी कि 3 नगर निगम थे। एक तो था उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दूसरा था दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और तीसरा था पूर्वी दिल्ली नगर निगम। तो अब क्या हुआ है, इन तीनों को आपस में मर्ज करके एक ही नगर निगम बना दिया गया है जिसका नाम है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 नगर निगम थे इन तीनों को मर्ज करके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का गठन किया गया है। ये सब किया गया एक बिल के तहत जिसको इस बार के बजट सत्र के दौरान संसद में लाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022। तो इसके तहत इन 3 नगर निगमों का आपस में विलय कर दिया गया और ये सब लागू हुआ 22 मई 2022 को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका। तो अभी जब क्वाड समिट का आयोजन किया गया था तो उसी दौरान जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत की है। इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें चीन के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इस फ्रेमवर्क के 13 इनिशियल पार्टनर्स हैं। एक तो इसमें अमेरिका खुद ही है जिसने इसको लॉन्च किया है, फिर 3 अन्य जो क्वाड ग्रुप के कंट्रीज हैं वो हैं, बाकी 9 अन्य कंट्रीज भी हैं जिनके साथ मिल करके इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में किस यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये भारत में यूनिवर्सिटी के लेवल पर होने वाला सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट होता है। हाल ही में इसका 2nd एडिशन आयोजित किया गया था कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि 2nd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेज़बान कौन था? बेंगलुरु। इसमें जिस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है ये है जैन विश्वविद्यालय कर्नाटका। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप मेडल टैली में देख सकते हैं 2nd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर नंबर 1 पर रहा जैन यूनिवर्सिटी जो कि है कर्नाटका में, दूसरे नंबर पर रहा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और तीसरे नंबर पर रहा पंजाब यूनिवर्सिटी। 25 से लेकर के 28 मई तक 4 दिवसीय शिरुई लिली महोत्सव 2022 किस राज्य के अंदर आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही आसान है क्योंकि शिरुई लिली जो महोत्सव होता है ये मणिपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। मणिपुर में एक सिरुई नाम का गांव है जहां पर एक विशेष प्रकार का फूल होता है जो कि दुनिया में और कहीं भी नहीं होता है। इस फूल को बोलते हैं शिरुई लिली और ये मणिपुर राज्य का स्टेट फ्लावर भी है। तो ये अप्रैल महीने के दौरान खिलता है और दुनिया भर के जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आते हैं। इसी दौरान शिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आई होप आपको ये याद रहेगा, मणिपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो यहाँ पर आप जिनको देख पा रहे हैं ये भारत के एक मशहूर एथलीट हैं। पिछले बार जब ओलंपिक्स हुए थे टोक्यो में उसमें भी इन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेस के अंदर हिस्सा लिया था। हालांकि वहाँ पर ये कोई भी मेडल जीत नहीं पाए थे। तो अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर जो 5000 मीटर की रेस हुई थी उसमें इन्होंने भारत का एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि ये रिकॉर्ड 30 साल पहले बनाया था बहादुर प्रसाद ने और अब ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है अविनाश साबले ने। तो जिनको आप देख रहे हैं इनका नाम है अविनाश साबले। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो लेवेंडर क्या है? लेवेंडर एक सुगंधित पौधा होता है जिसकी खेती को बैगनी क्रांति यानी कि पर्पल रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो इसी के लिए हाल ही में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भद्रवाह है ये जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में है और यहीं से पर्पल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। 22 से लेकर के 26 मई तक विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस शहर के अंदर आयोजित की गई? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर साल जो बैठक होती है उसका आयोजन एक ही जगह पर होता है और ये जगह है स्विट्जरलैंड का दावोस शहर। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस समिट के अंदर दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो हिस्सा लेते हैं। भारत की तरफ से इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं इस बार के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक हुई है इसकी थीम रखी गई थी वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। तो अगले सवाल में आपसे यही पूछा गया है कि 22 से लेकर के 26 मई तक आयोजित किए गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक है इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया?
तो इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। एक चीज़ और आपको बता दूं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, जबकि ये जो इसकी समिट होती है, वार्षिक समिट, उसका आयोजन होता है दावोस के अंदर। किस राज्य की सरकार ने चारे की खेती करने वाले किसानों के लिए चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो राज्य के अंदर चारे की खेती करने वाले किसानों के लिए हाल ही में हरियाणा की सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत अगर हरियाणा के जो किसान हैं वो अपने खेत में अगर चारा उगाते हैं जानवरों के लिए, तो उसके लिए उनको सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। बेसिकली इसमें डिसाइड किया गया है कि प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी किसानों को, अगर वो अपने खेतों में चारा उगाते हैं। इससे पशुपालकों को भी लाभ मिलेगा क्योंकि उनको अपने जानवरों के लिए चारा उपलब्ध होगा। लग्जरी ब्रांड लुइस विटॉन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? तो लुइस विटॉन जो है ये फ्रांस की एक फैशन ब्रांड है और इन्होंने हाल ही में भारतीय एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इस तरीके से ये पहली भारतीय बनी है जिनको लुइस विटॉन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हो। आपको बता दूं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि कांस फिल्म फेस्टिवल का हाल ही में आयोजन किया गया था फ्रांस में। तो इस फिल्म फेस्टिवल के अंदर अवार्ड्स का चयन करने के लिए जो ज्यूरी बनाई गई थी उसमें भारत की दीपिका पादुकोण भी शामिल हुई थी। तो इसी को देखते हुए जो लुइस विटॉन कंपनी है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था दीपिका पादुकोण को। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज जिसका नाम है बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल, ये किस देश के अंदर खोल दिया गया है? तो ग्लास बॉटम ब्रिज का मतलब ये है कि इसका जो सरफेस है वो कांच का बना होगा, यानी कि आप नीचे भी देख सकते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज है जिसकी टोटल लंबाई है 632 मीटर। तो ये कहाँ पर बना है? इसको बनाया गया है वियतनाम के अंदर। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो अभी तक वर्ल्ड जूनियर जो वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप होती है उसमें किसी भी भारतीय महिला ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। तो ये रिकॉर्ड अब बनाया है भारत की हर्षदा शरद गरुड़ ने। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हर्षदा शरद गरुड़ जो है ये महाराष्ट्र की निवासी है और इन्होंने इस बार की जो वर्ल्ड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई उसमें भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जो हुई है इसका आयोजन किया गया था ग्रीस के हेराक्लियोन में। इसमें मेडल टैली में तुर्की ने टॉप किया है और भारत ने यहाँ पर 9वां स्थान हासिल किया क्योंकि भारतीय जो वेट लिफ्टर्स गए थे उन्होंने 3 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो भारत को इसमें जो 1 गोल्ड मेडल दिलाया है इनका नाम है हर्षदा शरद गरुड़ और ये इस चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बन गई हैं। हाल ही में सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC में 3.5% हिस्सेदारी बेचकर कितनी धनराशि जुटाई है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम जो कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, हाल ही में इसका IPO लॉन्च किया गया था, यानी कि जो आम लोग हैं वो LIC के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे। तो इसके तहत सरकार ने LIC के अंदर अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेच दी है और इसके जरिए सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो इस तरीके से ये अब तक का सबसे बड़ा IPO था, इसके बारे में बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर के अंदर किया गया? तो बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है मुंबई शहर के अंदर। तो ये देश के अंदर पहली बार है जब किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को संचालित करने के लिए बायोगैस का इस्तेमाल किया गया। किस राज्य के जेल विभाग के द्वारा जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में जेल में बंद कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की है जिसका नाम है जीवला योजना। इस योजना के अंतर्गत ये होगा कि जिन भी कैदियों ने जेल के अंदर अपनी सजा के कम से कम 3 साल काट लिए हैं ऐसे कैदियों को 50,000 रुपये की ऋण सहायता दी जाएगी। तो उनको 50,000 रुपये का ऋण प्रोवाइड किया जाएगा महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। मई 2022 में किसे प्रधानमंत्री का सलाहकार अपॉइंट कर दिया गया है? तो PM नरेंद्र मोदी के नए एडवाइजर हाल ही में बन गए हैं, इनका नाम है तरुण कपूर। तो ये विभिन्न मामलों में PM नरेंद्र मोदी को सलाह देंगे। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेपाल में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो नेपाल जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, यहाँ पर
भारत के जो नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे इनका नाम है नवीन श्रीवास्तव। तो नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में भारत का नया राजदूत बना दिया गया है। गोपाल बागले जो हैं ये श्रीलंका के अंदर भारत के उच्चायुक्त हैं। प्रदीप कुमार रावत ये चाइना कंट्री के अंदर भारत के वर्तमान राजदूत हैं। और तरनजीत सिंह संधू ये अमेरिका के अंदर भारत के राजदूत हैं। तो इसी तरीके से नेपाल में नए राजदूत बन गए हैं नवीन श्रीवास्तव। किस भारतीय को वास्तुकला के लिए रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर में उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही में एक मशहूर आर्किटेक्ट है जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी। इनको रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। ये जो रॉयल गोल्ड मेडल है ये ब्रिटेन के अंदर दिया जाने वाला वास्तुकला में सबसे बड़ा सम्मान होता है और ये इस बार एक भारतीय को दिया गया है जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो इस बार की जो एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है इसमें भारत को सिर्फ एक ही मेडल मिला है और वो है कांस्य पदक। ये भी दिलाया है भारत की मशहूर बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस बार की जो एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि इसका आयोजन किया गया है फिलीपींस में। इसमें महिला एकल का खिताब जीता है वांग जी ने जो कि है चाइना की। और पुरुष एकल का खिताब जीता है ली जिजिया ने जो कि है मलेशिया के। और वुमेन सिंगल्स में ही भारत की जो पीवी सिंधु है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 13 मई को किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया है? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान जो है ये यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे। हाल ही में इनकी डेथ हो गई। दोस्तों आपको बता दूं कि इनके कार्यकाल के दौरान भारत और यूएई के संबंध काफ़ी मजबूत हुए थे, जिसको देखते हुए इनके सम्मान में इसके नेक्स्ट डे यानी कि 14 मई को भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी मनाया गया था। और इनके निधन के बाद भारत के जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं वो यूएई की यात्रा पर गए थे। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये किस अरब देश का इनको नया राष्ट्रपति बना दिया गया है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान जो कि यूएई के राष्ट्रपति थे इनका हाल ही में निधन हो गया। तो इसी के बाद यूएई के नए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएई। यूएनसीसीडी के COP15 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? यूएनसीसीडी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि दुनिया भर में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। तो इसी संधि के तहत हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का एक सम्मेलन होता है और इस बार इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। आपको पता होगा इसका जो पिछला संस्करण था वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, लेकिन इस बार यह हुआ है एक अफ्रीकी देश में जो कि है आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट के आबिदजान शहर में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर आप इसके लोगों में भी देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि इसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया, तो भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं यानी कि भूपेंद्र यादव, उन्होंने भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लिया था। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बन गई है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन आर्मी के अंदर कॉम्बैट एविएटर बनने वाली जो पहली महिला है इनका नाम है कैप्टन अभिलाषा बराक। तो ट्रेनिंग के बाद इनको अब अपॉइंट कर दिया गया है। सो ये भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बन गई हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का मुख्य कार्यक्रम कौन से शहर के अंदर आयोजित किया जाएगा? जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है ये आप जानते हैं हर साल 21 जून को मनाया जाता है और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही प्रस्ताव पर शुरू किया गया था। तो इस बार इसका जो 8वां संस्करण आयोजित किया जाएगा इसका मुख्य कार्यक्रम कर्नाटक के मैसूर शहर में आयोजित किया जाएगा। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम भी रखी गई है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योग। और अगला सवाल यही है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण के लिए थीम क्या रखी गई है? तो इस बार की थीम रखी गई है मानवता के लिए योग, यानी कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी। महिला विधायकों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो भारत के अंदर महिला विधायकों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसको होस्ट किया था केरल की विधानसभा ने, यानी कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने।
रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया था और इसके समापन समारोह में भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने भी हिस्सा लिया था। तो क्योंकि ये महिला विधायकों का सम्मेलन था तो इसमें भारत के अलग अलग राज्यों की जो महिला विधायक हैं उन्होंने हिस्सा लिया, साथ ही में महिला सांसदों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। आपको बताना है कि आईपीसी की वो कौन सी धारा है जिसमें इसका प्रावधान है। तो राजद्रोह कानून यानी कि जो सेडिशन लॉ है, इसके अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति को राजद्रोह का दोषी पाया जाता है तो उसको कारावास की सजा भी हो सकती है, साथ ही उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। तो जब तक सरकार इसकी समीक्षा नहीं कर लेती है तब तक इसके तहत कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। तो याद रखिए, जो राजद्रोह कानून है ये भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंदर इसका वर्णन है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सन 2024। 2024 तक भारत में जितनी भी सड़क दुर्घटनाओं में डेथ हो जाती हैं उनकी संख्या को 50% तक कम कर देना है, यानी कि आधा कर देना है। बोंग बोंग मार्कोस जूनियर ये किस एशियाई देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो बोंग बोंग मार्कोस जूनियर, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हाल ही में फिलीपींस कंट्री के अंदर नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिलीपींस की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है मनीला और यहाँ की करेंसी है पीसो। फिलीपींस ही वो पहला कंट्री है जिसने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का समझौता किया है। एक बात और आपको बता दूं कि फिलीपींस में ही हाल ही में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था मैगी, जिसके चलते यहाँ पर लगभग 200 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसरो ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए किस वर्ष के अंत तक अपना मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसका मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने शुक्र ग्रह यानी कि वीनस के अध्ययन के लिए एक मिशन भेजने की योजना बनाई है और इस मिशन के तहत जो शुक्र ग्रह का एटमॉस्फेयर है और शुक्र ग्रह का जो सरफेस है उसका अध्ययन किया जाएगा। इसमें जो स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा इसरो के द्वारा उसका नाम रखा गया है शुक्रयान-1। तो ये कब तक भेजा जाएगा? इसको भेजा जाएगा सन 2024 के एंड तक। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। 15 मई को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो त्रिपुरा जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर हाल ही में मुख्यमंत्री बदल गए हैं। अभी तक यहाँ के मुख्यमंत्री थे बिप्लब कुमार देव, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब उनके बाद त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है डॉक्टर माणिक साहा ने। और ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं ये आप सभी जानते हैं। त्रिपुरा के अंदर बीजेपी पार्टी की सरकार है, तो ये बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं। हाल ही में जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त किया है? तो विदेशी कंपनियां जो भारत में इन्वेस्ट करती हैं उनको बोलते हैं एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पिछला जो वित्त वर्ष बीता है उसमें भारत के अंदर जो एफडीआई मिला है टोटल ये है 83.57 बिलियन डॉलर और ये अब तक किसी भी वित्त वर्ष में सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत को मिला है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके रिगार्डिंग हाल ही में जो सरकारी आंकड़े जारी किए गए हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रीवियसली भी कई सारे एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि इस बार टोटल एफडीआई कितना मिला है, तो ये है 83.57 बिलियन डॉलर। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 1.6 बिलियन डॉलर बढ़ा है। फिर अगर हम ये देखें कि भारत में जो ये टोटल एफडीआई मिला है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि किस कंट्री ने भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश किया है, तो ये कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर के बाद दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, तीसरे नंबर पर है मॉरिशस। और अगर आपसे ये पूछें कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है, तो ये है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर, जिसमें 25% एफडीआई प्राप्त हुआ है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री यानी कि नारायण राणे ने किस शहर के अंदर भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो देश और दुनिया भर में खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत सरकार ने डिसाइड किया था कि देश के 5 अलग अलग शहरों में खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी।
तो इन्हीं में से जो पहला सेंटर है ये बनकर तैयार हो गया है दिल्ली के अंदर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं भारत के जिन 5 शहरों को चुना गया है खादी उत्कृष्टता केंद्र के लिए, उनमें से एक है दिल्ली, जहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। दूसरा शहर है गांधीनगर, तीसरा शहर है कोलकाता, चौथा है शिलोंग और पांचवा है बेंगलुरु। तो इन्हीं 5 शहरों के अंदर खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नीरज चोपड़ा के नाम पर किस स्थान पर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो जैसा कि आप जानते हैं नीरज चोपड़ा भारत के एक मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर इन्होंने भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया था। तो इनके सम्मान में एक स्टेडियम बनाया जाएगा, ऐसा बोला है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। ये स्टेडियम उसी जिले में बनेगा जहां पर नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था, यानी कि पानीपत जिले में। शो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और इस स्टेडियम को बनाने में लागत आएगी 10 करोड़ रुपए। आरबीआई ने लेखा वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितने करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई, ये हर साल जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको भारत सरकार को अधिशेष के रूप में प्रदान करती है। तो लेखा वर्ष 2021-22 के लिए जो भारत का केंद्रीय बैंक है ये केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है ये हस्तांतरित करेगा। शो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस आईआईटी संस्थान में परम अनंत नाम का सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत देश के कई सारे आईआईटी संस्थानों में सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए हैं। उसी कड़ी में जो परम अनंत नाम का एक सुपर कंप्यूटर है इसको इंस्टॉल किया गया है आईआईटी गांधीनगर में। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देश के विभिन्न संस्थानों में जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आप इनको आसानी से याद रख पाएं। परम अनंत नाम का सुपर कंप्यूटर आईआईटी गांधीनगर में इंस्टॉल किया गया है और इसकी क्षमता है 838 टेराफ्लॉप्स। परम पोरुल नाम का सुपर कंप्यूटर एनआईटी त्रिची में इंस्टॉल किया गया था। परम शक्ति नाम का सुपर कंप्यूटर आईआईटी खड़गपुर में। परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में इंस्टॉल किया गया था। और उससे भी पहले परम प्रवेग नाम का एक सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर। तो ये जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर का मिशन किए गए हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछा जा सकता है। इनमें से किस भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने हाल ही में बीमा रत्न नामक एक जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च की? तो भारत की जो सबसे बड़ी बीमा कंपनी है यानी कि एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम, इसी ने हाल ही में बीमा रत्न नाम की एक जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश बनाया गया है? तो मुंबई के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव लगता है इस बार उसका 17वां संस्करण आयोजित किया गया। इस बार के एडिशन में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको पता होगा पिछले ही साल बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के 50 साल कंप्लीट किए थे, तो उसी उपलक्ष्य में इसको फोकस कंट्री बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन से स्थान पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किया है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत की एक सहकारी संस्था है इफ्को यानी कि इंडियन फर्टिलाइजर्स एंड फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये जो संस्था है इसी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया बनाया है, यानी कि यूरिया को लिक्विड फॉर्म में बनाया है। तो ये जो नैनो यूरिया बनाया गया है इसके उत्पादन के लिए हाल ही में एक संयंत्र का उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये संयंत्र कहाँ पर बना है? इसको बनाया गया है गुजरात के कलोल में। शो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कलोल जो है ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ही है। तो यहीं पर नैनो यूरिया का एक उत्पादन के लिए प्लांट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डेज एंड थीम्स के बारे में है और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि मई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण डेज एंड थीम्स मनाए गए, उनकी थीम जो भी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 31 मई को मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का विषय क्या है? तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो कि हर साल 31 मई को मनाया जाता है, इस बार इसका विषय यानी कि थीम है टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, यानी कि जो टोबैको है वो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं हम लोग मई महीने के अंदर इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, तो बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे। तो दुनिया भर में मजदूरों के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है।
इसके बाद 2 मई को होता है विश्व टूना दिवस। टूना एक मछली होती है जिसके संरक्षण के लिए वर्ल्ड टूना डे हर साल 2 मई को मनाया जाता है। इसके जस्ट बाद 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो प्रेस की आज़ादी के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार का विषय है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में याद रखिएगा। फिर 3 मई को ही मनाया गया है विश्व अस्थमा दिवस यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे। अस्थमा फेफड़ों से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व अस्थमा दिवस इस बार मनाया गया है 3 मई को। और इसका विषय क्या है? इसका विषय है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। फिर उसके बाद 5 मई को मनाया गया है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। तो हाथ स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस हर साल 5 मई को मनाया जाता है। इसका इस बार विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड्स। यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड्स। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 8 मई को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इसका इस बार विषय है बी ह्यूमन काइंड। फिर 11 मई को मनाया गया भारत के अंदर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आप जानते हैं 11 मई 1998 को भारत ने दूसरा पोखरण परीक्षण किया था, तो उसी की याद में हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। फिर 12 मई को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो नर्सेस के सम्मान में यह दिवस होता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिनको आधुनिक नर्सिंग का जनक कहा जाता है उन्हीं की यह जयंती होती है। तो 12 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जिसका इस बार विषय है नर्सेस ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग। और भी आगे इसकी थीम है, काफ़ी लंबी है, तो इतना भी आप याद कर सकते हैं। फिर 14 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ये हर साल 2 दिन, एक साल में 2 बार मनाया जाता है। मई और अक्टूबर महीने का जो सेकंड सैटरडे होता है उस दिन ये मनाया जाता है। मई में इस बार ये पड़ा है 14 मई को। इस बार का विषय है टू फोकस ऑन लाइट पॉल्यूशन। इसके बाद 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो एक परिवार के महत्व के बारे में लोगों को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार के परिवार दिवस का थीम रखी गई है फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। 16 मई को मनाया गया भारत के अंदर राष्ट्रीय डेंगू दिवस नेशनल डेंगू डे। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 17 मई को मनाया गया है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो ब्लड प्रेशर के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस होता है। इस बार का विषय है मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इट लिव लॉन्गर। फिर इसके जस्ट बाद 18 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो संग्रहालयों के संरक्षण के लिए ये दिवस होता है। इस बार का इसका विषय जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, द पावर ऑफ म्यूजियम्स यानी कि संग्रहालयों की शक्ति। फिर 21 मई को मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो उन्हीं की डेथ एनिवर्सरी को एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके जस्ट बाद 22 मई को मनाया गया है विश्व जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस बार का विषय क्या है? बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। फिर इसके बाद आखिर में 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिसका इस बार विषय है वर्ल्ड नो टोबैको डे। यहाँ पर इस बार की थीम रखी गई है टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। तो इस महीने के अंदर आपने देखा काफ़ी सारे महत्वपूर्ण डेज एंड थीम्स हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अगला सवाल आपके सामने है और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9 मई 2022 को किसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें हाल ही में 2 नए जज अपॉइंट हुए हैं। एक का नाम है सुधांशु धूलिया और दूसरे हैं जमशेद पर्दीवाला। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। खास बात यहाँ पर यह है कि इन दोनों लोगों के सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हासिल कर लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 34 जज हो सकते हैं और अभी के समय 34 के 34 जज काम कर रहे हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है 33+1, यानी कि 1 होते हैं मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य जज। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस शहर के अंदर 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आंसर होगा राखीगढ़ी, हरियाणा। तो हरियाणा का राखीगढ़ी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था, यहाँ पर हाल ही में आभूषण बनाने वाली एक फैक्ट्री की खोज की गई है जो कि 5000 साल पुरानी थी।
तो इसको किसने खोजा है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसका कारण भी आप समझ गए होंगे ये पिक्चर देखकर ही, क्योंकि जो थॉमस कप है इसको भारत ने जीता है और थॉमस कप के इतिहास में भारत ने इसको पहली बार जीता है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट होता है, तो इस बार का जो थॉमस कप हुआ है इसको भारत ने जीत लिया है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह थी कि भारत ने जिस कंट्री को हराया ये कंट्री है इंडोनेशिया, और खुद इंडोनेशिया जो है ये 14 बार थॉमस कप का चैंपियन रह चुका है। तो इसको हरा करके भारत ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीत लिया है। थॉमस कप की ही तरह एक और बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है जिसको बोलते हैं उबेर कप। ये दोनों हमेशा साथ साथ ही होते हैं, इन दोनों में बस फर्क इतना ही है कि थॉमस कप जो है ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो इन दोनों का हाल ही में आयोजन एक साथ किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इन दोनों में ही 16-16 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। यहाँ पर देख सकते हैं विजेता थॉमस कप में बना है इंडिया और उबेर कप में विजेता बना है दक्षिण कोरिया। इंडिया का फर्स्ट टाइटल था और इंडिया ने फाइनल में इंडोनेशिया को हराया। साउथ कोरिया का उबेर कप में सेकेंड टाइटल था और इसने चाइना को हराया। तो बस आपको विजेता के नाम कम से कम याद रखने हैं, थॉमस कप में भारत और उबेर कप में दक्षिण कोरिया। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, नाम से ही स्पष्ट है कि एशिया महाद्वीप के अंदर जो भी इलेक्शन अथॉरिटीज़ हैं उनका ये एक संघ है। तो आपको बताना है कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुन लिया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही इसलिए है क्योंकि इसमें भारत को चुना गया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले इसका अध्यक्ष था फिलीपींस, लेकिन अब भारत को चुना गया है। 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर टोटल 14 ऐसे पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी ज़्यादा है। तो 14 ऐसे पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी ज़्यादा है और इनमें से 5 चोटियों को सफलतापूर्वक फतह किया है प्रियंका मोहिते ने, और ये इस तरीके से 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। याद रखिए जो प्रियंका मोहिते हैं ये महाराष्ट्र के रहने वाली हैं। भारत के पहले अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किस शहर के अंदर किया गया? तो इंडियाज फर्स्ट ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट जो है यह स्थापित किया गया है बिहार के पूर्णिया जिले में। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के पूर्णिया जिले में ये जो देश का पहला अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है ये 15 एकड़ में फैला हुआ है और इसको बनाने में लागत आई है लगभग 105 करोड़ रुपए। जाने माने लेखक डॉक्टर रजत कुमार कार का निधन हो गया। ये किस भाषा के एक प्रसिद्ध लेखक थे? डॉक्टर रजत कुमार कार जो थे ये भारत के एक मशहूर ओडिया लेखक थे, तो इन्हीं की हाल ही में डेथ हो गई है। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि मई 2022 के महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं जिनके नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले है टॉम्ब ऑफ सैंड। तो ये बुक इस महीने चर्चा में रही क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस बुक को इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो इस बुक की जो लेखिका हैं उनका नाम है गीतांजलि श्री। फिर ए प्लेस कॉल्ड होम, ये बुक हाल ही में लॉन्च की गई और इसको लिखा है प्रीति सेनॉय ने। नेक्स्ट बुक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ये किताब लिखी है मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने। तो रस्किन बॉन्ड का ये एक संस्मरण है जिसमें इन्होंने अपने बचपन के बारे में लिखा है। नेक्स्ट बुक है मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये किताब लिखी गई है और बेसिकली ये एक कंपाइलेशन है जिसको 20 से भी ज़्यादा लेखकों ने मिल करके लिखा है। तो सभी ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है और ये किताब लिखी गई है और इसको लॉन्च किया था भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट बुक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूरल पुलिस टू पीपल्स पुलिस। ये बुक लिखी है प्रकाश सिंह ने और जाहिर है कि यह किताब भारत में पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर लिखी गई है। 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक यात्रा की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को नेपाल की यात्रा पर गए हुए थे। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेपाल के अंदर जो लुम्बिनी है जहाँ पर आपको बताए महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नेपाल यात्रा के बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी नेपाल का दौरा किया।
प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की ये नेपाल की 5वीं यात्रा थी, जबकि लुम्बिनी की पहली यात्रा थी। यानी कि नेपाल तो भारत के प्रधानमंत्री 5वीं बार गए थे, लेकिन लुम्बिनी में ये पहली बार गए थे। लुम्बिनी में जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है माया देवी मंदिर, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दोनों कंट्रीज के जो प्रधानमंत्री हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से लुम्बिनी मठ क्षेत्र के अंदर भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया। ये जो सेंटर है ये भारत की हेल्प से नेपाल में बनाया जा रहा है, तो इसकी आधारशिला दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर ने संयुक्त रूप से की है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। इसके अलावा इस विजिट के दौरान भारत और नेपाल के बीच में 6 सहमति ज्ञापनों और समझौतों का आदान प्रदान किया गया और हस्ताक्षर किए गए। भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली पहली गैस उत्पादक कंपनी कौन सी बन गई है? तो इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में आपको पता होगा, ये भारत का पहला गैस एक्सचेंज है और इसके ऊपर नेचुरल गैस की ट्रेडिंग की जाती है। तो इस पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली जो पहली गैस उत्पादक कंपनी बनी है ये है ONGC, जो कि आप जानते हैं भारत की एक महारथन कंपनी है और इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। हाल ही में किस संगठन ने भारत की 10 लाख महिला आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत की 10 लाख वुमेन आशा वर्कर्स को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सम्मानित किया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय जो आशा वर्कर्स हैं उनको सम्मानित किया है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 10 मई 2022 को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो दक्षिण कोरिया के अंदर कुछ समय पहले चुनाव हुए थे और यहाँ पर नए राष्ट्रपति बन गए हैं यून सुक योल। इससे पहले थे मून जाए इन, लेकिन अब बन गए हैं यून सुक योल। अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इस महीने के अंदर। तो मई 2022 में ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो पहले आप इनको खुद से ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं रानिल विक्रमसिंघे। इससे पहले थे महिंदा राजपक्षे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे। हंगरी के अंदर नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं कैटलिन नोवाक और ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। इससे पहले थे स्कॉट मॉरिसन, लेकिन स्कॉट मॉरिसन की इस बार हार हुई है और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एंथनी अल्बनीज। सोमालिया, जो कि एक अफ्रीकी देश है, यहाँ पर नए राष्ट्रपति बन गए हैं हसन शेख महमूद। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं यून सुक योल। तो इस महीने के अंदर ये कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, सबसे महत्वपूर्ण, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में किस संस्था ने जनता तक सरकारी डेटा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो देश की जनता तक जो सरकारी डेटा है उसकी आसान पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए हाल ही में भारत के नीति आयोग ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यानी कि NDAP की शुरुआत की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? नीति आयोग। नीति आयोग ने इसको शुरू किया है। नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, उन्होंने इसकी शुरुआत की। नासा की किस जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंथिया रोजेंसबेक। सिंथिया रोजेंसबेक जो है, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसकी एक मशहूर जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं और इन्होंने इस बात पर रिसर्च की है कि किस तरीके से जो बदलती जलवायु है उसका असर फूड प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। तो इसी पर इनकी रिसर्च के लिए इनको साल 2022 के लिए वर्ल्ड फूड प्राइज यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इनका नाम याद रखिए, सिंथिया रोजेंसबेक। चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चीन के किस शहर में हो रहा था? तो चीन के अंदर कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए यहाँ पर जो एशियन गेम्स होने थे इस साल, उसको अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ पर होना था? इसका आयोजन हो रहा था चीन के हंगजाऊ शहर में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है?
मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। यहाँ पर आपको पता है कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। तो भूपेश बघेल की सरकार ने हाल ही में एक योजना शुरू करी, मुख्यमंत्री मितान योजना। इसके अंतर्गत राज्य के जो नागरिक हैं उनको सरकारी सेवाएं जो है वो उनके घर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1875 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अभी अभी इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं एस मुंद्रा। एस मुंद्रा को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है जिसको देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसको देश का 52वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। यह है राजस्थान के बूंदी जिले में। राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसको हाल ही में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। ये पूरे भारत का तो 52वां टाइगर रिजर्व है, लेकिन राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व है, क्योंकि राजस्थान में एक तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और अब चौथा बन गया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। इनमें से कौन सा देश मंकी पॉक्स रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? तो मंकी पॉक्स जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है और ये मंकी पॉक्स नाम के वायरस के चलते ही होता है। तो इसके लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला जो पहला कंट्री बना ये है बेल्जियम। आपको बता दूं कि ये जो मंकी पॉक्स बीमारी है ये अफ्रीका में पहले शुरू हुई थी और आज के समय ये अफ्रीका के बाहर भी कई सारे देशों में इसके मामले सामने आए हैं। वर्ष 2022 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है ये कर्नाटक संगीत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। तो अभी हाल ही में 2020 से लेकर के 2022 तक के लिए इसके विजेताओं के नाम अनाउंस किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है ये मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 के विजेता के रूप में चुना गया है एक मशहूर वायलिन वादक जोड़ी को जिनका नाम है लालगुडी जीजेआर कृष्णन और लालगुडी विजय लक्ष्मी। वर्ष 2021 के लिए चुना गया है तिरुवरूर भक्त वत्सलम को जो कि एक मृदंगम कलाकार हैं। 2020 के लिए चुना गया है मशहूर गायक और संगीतकार नेवेली संतान गोपालन को। तो यहाँ पर आप देखें किन साल का पूछा गया है, 2022 का पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा कृष्णन और विजय लक्ष्मी जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये एक मशहूर वायलिन वादक जोड़ी हैं, तो इन्हीं को 2022 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 2022 में किस भारतीय को स्थान मिला है? तो हर साल टाइम मैगजीन के द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की जाती है। 2022 में भारत के 3 लोगों को इसमें स्थान मिला है। एक तो है सुप्रीम कोर्ट की लॉयर करुणा नंदी, ये हैं खुर्रम परवेज जो कि जम्मू कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, और ये हैं भारत के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी को। 26 मई को नरेंद्र बत्रा ने किस खेल संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जो नरेंद्र बत्रा हैं ये अभी तक 2 खेल संघ के अध्यक्ष थे। एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है यानी कि FIH, और एक भारत की संस्था जिसको बोलते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इन दोनों के अध्यक्ष थे। लेकिन इन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय ओलंपिक संघ। 75वें कांस फिल्म महोत्सव 2022 में किस फिल्म को पाम डी ओर पुरस्कार मिला है? तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है कि 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल हाल ही में आयोजित किया गया था और इसमें अवार्ड्स का चयन करने के लिए जो ज्यूरी बनाई गई थी उसमें भारत की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी शामिल थी। तो इस फिल्म समारोह के अंदर जो सबसे मेन अवार्ड होता है यानी कि जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड होता है जिसको बोलते हैं पाम डी ओर पुरस्कार, ये इस बार दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस नाम की फिल्म को, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। 16 मई को स्वदेश में निर्मित कौन से 2 युद्धपोतों को मुंबई के अंदर मजगांव डॉकयार्ड में लॉन्च कर दिया गया? तो 16 मई का दिन इंडियन नेवी के लिए काफ़ी खास था क्योंकि इस दिन 2 युद्धपोतों को लॉन्च किया गया है। तो इन दोनों युद्धपोतों के लगभग 1.5 से 2 साल तक अभी सी ट्रायल होंगे
और उसके बाद इनको भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। जिन 2 युद्धपोतों की यहाँ पर बात हो रही है, इन दोनों को स्वदेश में ही बनाया गया है और इनके नाम हैं INS सूरत और INS उदयगिरी। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्हीं के द्वारा इन दोनों को मुंबई में लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, इन दोनों को ही मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि मुंबई के अंदर बेस्ड है, उसी ने इन दोनों को बनाया है। इसमें से जो INS सूरत है, जिसका नाम गुजरात के सूरत शहर के नाम पर रखा गया है, इसको प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया जा रहा है और ये एक डेस्ट्रॉयर जहाज है। वहीं INS उदयगिरी जो है, इसको प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया जा रहा है और इसका नाम आंध्र प्रदेश की जो उदयगिरी पहाड़ियां हैं उनके नाम पर रखा गया है। ये एक तरीके का फ्रिगेट जहाज है। किस राज्य कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है? तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो होते हैं वहाँ के राज्यपाल। लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें चांसलर के पद पर राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा। यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें चांसलर होगा वहाँ का मुख्यमंत्री, यानी कि ममता बनर्जी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसकी एथलीट समिति में हाल ही में अध्यक्ष के रूप में भारत की जो मुक्केबाज हैं लवलीना बोरगोहेन, उनको चुना गया है। आप जानते हैं लवलीना बोरगोहेन जो हैं ये असम की एक मशहूर मुक्केबाज हैं और 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। इनमें से किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत। तो अभी हाल ही में जब IPL 2022 का समापन समारोह आयोजित किया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो भारत की जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है यानी कि BCCI, उसने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी का अनावरण किया, क्योंकि इसकी जो साइज है वो है 66x42 मीटर। यानी कि ये जो जर्सी लॉन्च की गई है इसकी लंबाई है 66 मीटर और चौड़ाई है 42 मीटर। 28 मई को भारतीय नौसैनिक जहाज INS गोमती को कार्यमुक्त कर दिया गया है। आपको बताना है कि इसको कौन से साल में कमीशन किया गया था। तो जो भारतीय नौसैनिक पोत है यानी कि INS गोमती, इसको साल 1988 के अंदर भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था और लगभग 34 सालों की सेवा के बाद अब इसको डी कमीशन कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसको डी कमीशन करके लखनऊ के अंदर एक म्यूजियम के रूप में रखा जाएगा, क्योंकि आपको बताएं इसका नाम जो है INS गोमती, ये गोमती नदी के नाम पर रखा गया है और गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ शहर स्थित है। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में मैड्रिड ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें पुरुष एकल की अगर हम बात करें तो पुरुष एकल को जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज का नाम आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्पेन के सिर्फ 19 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने इस टूर्नामेंट में जीत के लिए जो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं यानी कि नोवाक जोकोविच, उनको भी हरा दिया था, साथ ही राफेल नडाल को भी इन्होंने हरा दिया था। तो ये आप देख सकते हैं मैड्रिड ओपन 2022 की अगर हम बात करें तो पुरुष एकल को जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं, और वुमेन सिंगल्स को जीता है ओंस जबेयोर ने, जो कि हैं ट्यूनीशिया के खिलाड़ी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर उत्तर भारत के पहले जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया? तो पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका उद्घाटन किया भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो आपको बताना है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन रहा, यानी कि किस देश के साथ में भारत का व्यापार सबसे ज़्यादा हुआ? तो ये कंट्री है अमेरिका। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका के साथ भारत का सबसे ज्यादा व्यापार हुआ है। दूसरे नंबर पर है चाइना। प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित होने वाली भारत की 10वीं राज्य पुलिस कौन सी बन गई है? तो प्रेसिडेंट्स कलर जो होता है ये राष्ट्रपति ध्वज इसको हिंदी में बोलते हैं और ये किसी भी भारत की सैन्य टुकड़ी को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो अब तक ये 10 स्टेट पुलिस को मिल चुका है। जो 10वीं स्टेट पुलिस बनी है इस पुरस्कार को पाने वाली ये है असम पुलिस। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।
मई महीने में भारत के गृह मंत्री अमित शाह असम की यात्रा पर गए हुए थे और उसी दौरान इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से असम पुलिस को यह सम्मान प्रदान किया। असम पुलिस से पहले ये मिला था हरियाणा पुलिस को। हरियाणा पुलिस 9वीं राज्य पुलिस बनी थी। उससे पहले ये मिला था हिमाचल प्रदेश पुलिस को और हिमाचल प्रदेश पुलिस जो है ये 8वीं राज्य पुलिस बनी थी। 10 मई 2022 को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा हंगरी के अंदर पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किया गया है कैटलीन नोवाक को। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो मई 2022 के महीने में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए ऑफिशियल मैस्कट और लोगो जारी किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लोगो और इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला में। तो इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है धाकड़, जो कि एक बुल है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। धाकड़ को इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए शुभंकर बनाया गया है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 है इसका मेन आयोजन तो पंचकुला में होना है हरियाणा के। बाकी अन्य 4 शहरों में भी इसके कुछ गेम्स आयोजित किए जाएंगे, जैसे कि शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में। अब इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर टोटल 5 पारंपरिक खेलों को पहली बार जोड़ा गया है। एक तो है मल्लखंब, दूसरा है योगासन, तीसरा है गतका जो कि पंजाब का मार्शल आर्ट है, फिर थांग ता ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है और अगला है कलारी पयट्टू ये केरला का मार्शल आर्ट है। तो ये वो 5 स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनको इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर पहली बार शामिल किया गया है। 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। उन्होंने किस वाद्य यंत्र को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया था? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं ये भारत के एक मशहूर संतूर वादक थे। तो संतूर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको इन्होंने वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया और हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं इनको कई सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1986 में, पद्म विभूषण अवार्ड जो कि देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये इनको मिला था सन 2001 में। भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो देश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई यानी कि चिप मेकिंग प्लांट यह स्थापित किया जाएगा कर्नाटक के मैसूर में। आपको पता होगा अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा कि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कर्नाटक के मैसूर शहर को ही मेन इवेंट का मेजबान बनाया गया है। तो यहीं पर देश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की स्थापना की जाएगी। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का आदेश 20 मई से लागू हो गया है। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद सन 2020 में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किया गया ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीटें हैं उनका पुनर्निर्धारण किया जा सके। और इस आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई को बनाया गया था। तो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का जो आदेश है वो फाइनली 20 मई से लागू हो चुका है। तो अब जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा सीटें कितनी हैं? यहाँ पर विधानसभा सीटों की टोटल संख्या है 90। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन 90 सीटों में से जम्मू डिवीजन के लिए जो सीटें निर्धारित की गई हैं वो है 43 और कश्मीर डिवीजन के लिए टोटल सीटों की संख्या है, यानी कि कश्मीर डिवीजन के लिए टोटल सीटों की संख्या है 47। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 90 सीटें यहाँ पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा में हैं। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में जो 90 विधानसभा सीटें हैं इनमें से 7 सीटें एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व की गई हैं, 9 सीटें एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व की गई हैं और 2 सीटों पर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के 2 लोगों को मनोनीत किया जाएगा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इनमें से किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद ये हाल ही में 2 कैरेबियाई देशों की यात्रा पर गए थे और इन कंट्रीज में जाने वाले ये भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। इनमें से एक कंट्री है जमैका और दूसरा कंट्री है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा उपरोक्त दोनों। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म शी स्पेस लॉन्च करेगा? तो आपने कई सारे OTT प्लेटफॉर्म के नाम सुने होंगे जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम इत्यादि, लेकिन भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म कौन सा राज्य शुरू करेगा? ये राज्य है केरल और इसका जो OTT प्लेटफॉर्म होगा उसका नाम होगा सी स्पेस।
23 मई को ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाल ही में चुनाव हुए थे और यहाँ पर नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एंथनी अल्बनीज। आपको पता होगा इससे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थे स्कॉट मॉरिसन, लेकिन इस बार के चुनाव में इनकी हार हुई है और एंथनी अल्बनीज जो हैं यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का हाल ही में निधन हो गया? तो एंड्रयू साइमंड्स, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, लेकिन हाल ही में एक कार दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई है। आपको बता दूं कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 198 ओडीआई मैचेस खेले हैं। 13 मई को भारत सरकार ने देश की खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन के लिए किस चीज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था? तो 13 मई को भारत सरकार ने गेहूं यानी कि व्हीट के एक्सपोर्ट पर निर्यात पर रोक लगा दिया था। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से भारत सरकार ने चीनी यानी कि शुगर पर बैन लगाया है 1 जून 2022 से। किस रेलवे जोन ने नवदूत नामक बैटरी चालित डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है? बैटरी चालित डुअल मोड लोकोमोटिव का मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है और बैटरी से भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसको नाम दिया गया है नवदूत और इसको जिस भारत के रेलवे जोन ने डेवलप किया है यह है पश्चिमी मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके लिए भारत के रेलवे बोर्ड के द्वारा इसको बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड भी दिया गया। स्काई ब्रिज 721 नामक दुनिया का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल किस देश के अंदर खोला गया है? तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल हाल ही में ओपन किया गया है चेक गणराज्य के अंदर। तो चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे बड़ा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जिसको टोटल लंबाई है 721 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है यानी कि माउंट एवरेस्ट, इस पर आज तक जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा बार चढ़ाई की है इनका नाम है कामी रीता शेरपा और इन्होंने हाल ही में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कामी रीता शेरपा कहाँ के हैं? ये नेपाल के एक मशहूर पर्वतारोही है। निम्न में से कौन सी कंपनी देश की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? यूनिकॉर्न ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जिनकी वैल्यू 1 अरब डॉलर से ज्यादा हो। तो अभी के समय भारत के अंदर 100 ऐसी यूनिकॉर्न कंपनियां हो चुकी हैं। तो 100वीं कंपनी कौन सी बनी? इसका नाम है ओपन। और वैसे याद रखिए यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या के मामले में जो नंबर 1 कंट्री है यह है अमेरिका, दूसरे नंबर पर आता है चाइना और तीसरे नंबर पर आता है अपना भारत। भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर द्विपक्षीय अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो बोंगो सागर जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नौसेना अभ्यास है। तो यहाँ पर आंसर होगा बांग्लादेश। इस बार बोंगो सागर का जो तीसरा संस्करण हुआ है इसका आयोजन किया गया था बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में और इसमें जो भारतीय जहाज गए थे उनका नाम है INS कोरा और INS सुमेधा। 4 मई को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 40 आधार अंकों की बढ़ोतरी करके कितने % कर दिया है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है यानी कि RBI, इसने हाल ही में रेपो दर में 40 आधार अंकों की बढ़ोतरी करी है यानी कि 0.4% बढ़ा दिया है। तो क्योंकि अभी तक रेपो रेट थी 4% और 0.4% बढ़ा दिया गया है यानी कि अब हो गई है 4.4%। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद रेपो रेट में कोई भी चेंज किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि इसी वीडियो पर आधारित होंगे। इन तीनों क्वेश्चन के राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी कंपनी देश की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? दूसरा सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तीसरा क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो इन तीनों क्वेश्चंस के राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आपने देखा इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस कवर किए ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको अपने एग्जाम से पहले 2 से 3 बार इस वीडियो को रिवाइज करना है, फिर आप किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर देखते ही कर पाएंगे।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस ऐसे ही आगे भी आते रहेंगे।